हेलो नमस्ते जय श्री कृष्णा। आज से वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू जर्नी कि आज से हम लोग क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपका एजुकेटर अभिनव आज से आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फॉर क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th पढ़ाने वाला हूँ। तो आज से हम हमारे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द चैप्टर कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। मींस आधी स्टडी हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर करनी है, देन आधी स्टडी इसके ऊपर करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में समझने से अच्छा है कि हम लोग ये समझे कि फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को और इसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, इन दोनों ही चैप्टर को हम लोग फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। आई होप आपको ये सब क्लियर दिख रहा होगा, और अगर क्लियरिटी नहीं आ रही है आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, चेक कर लिया मैंने कि भाई आपको क्लियरिटी आ रही होगी। मेरा मुंह क्लियर दिखे ना दिखे, बट आवाज क्लियर होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं। कोई बल्कि बहुत बड़े से चार्ज की स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे बहुत ही छोटे से पॉइंट चार्ज की। तो अगर वो पॉइंट चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट में होने के बाद में वो क्या क्या नेचर, क्या क्या बिहेवियर शो कर रहा है, उस पूरी की पूरी स्टडी को हम फिजिक्स की एक अलग ही ब्रांच के अंदर करते हैं जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट पोजीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमें बताया, मतलब फेराडे ने भी बताया था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो एक ब्रांच है उसको स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो हो जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। ठीक है, तो आपको ये जो नोट्स हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा क्या है, मुझे समय लगेगा, बट आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप लोग देख कर सकते, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, वो ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर हम चार्ज की स्टडी करते हैं रेस्ट पोजीशन पर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक इसकी छोटी बहन भी होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना। छोटी बहन इसलिए क्योंकि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आया। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं इन मोशन, यानी चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, उसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, ना कि ऐसे कि हम लोग किसी चार्ज को पकड़े और कहाँ लेकर गया, किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर गया, ऐसे नहीं। वो तो हमने उस पर वर्क डन किया, मीन्स वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, जब चार्ज को एक परफेक्ट वेलोसिटी मिलेगी और वो आगे बढ़ेगा, और मींस या वो एक्सिलरेट होगा, तब उसके बारे में और आगे ड्यूअल नेचर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो पहले दो चैप्टर की स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। चलिए, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है ना, वो संपत्ति वो वाली प्रॉपर्टी नहीं, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कि इसकी किसी भी मैटर की, कि भाई ये प्रॉपर्टी क्या बाहर से देखने पर दिखाई देती है, बिल्कुल नहीं। जैसे मास होता है, मास मीन्स हो गया, हम बेसिकली बात करेंगे वेट की, तो वेट हमें बाहर से देखने पर पता चलता है, हाँ इस व्यक्ति का वेट इतना हो सकता है, इसके अंदर मास इतना है ना, इसकी मांसपेशियां इतनी फूली, इसकी मसल्स इतनी फूली हुई है, इसमें फैट जमा है, तो हम उसके वेट को मेजर भी कर सकते हैं और उसको बाहर से देख के भी बता सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक इंटरेंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटरेंसिक।
किसी भी मैटर की इंटरेंसिक प्रॉपर्टी, इंटरेंसिक का मतलब बाहर से आप देख के अभी नहीं बता सकते कि किसी चीज पे चार्ज है या नहीं, या तो आपको उसे किसी डिवाइस से डिटेक्ट करना होगा या फिर आपको उसकी एटॉमिक लेवल की स्टडी करनी होगी, है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन आया है, व्हाटएवर, है ना। तो एक इंटरेंसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की। इतनी बात समझ में आ गई। चार्ज को वैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। अब बहुत सारी फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, 11th क्लास पढ़ेंगे, 12th क्लास पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी जगह आपको क्यू देखने को मिलेगा, है ना। क्यू बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए लिखते हैं, है ना। और इस पूरे चैप्टर में हम जिस क्यू का इस्तेमाल करेंगे वो होगा स्मॉल क्यू, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, इसलिए स्मॉल क्यू हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप कहोगे सर ये बड़ा क्यू क्यों लिखा है, तो बड़ा क्यू हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मान लो न्यूमेरिकल्स में आ गया तो वहां पर भी बड़ा क्यू है, तो मीन्स वो चार्ज ही है, बट चार्ज थोड़े से ब्रॉड लेवल पे। स्मॉल क्यू का मतलब है कि पॉइंट चार्ज की बात करें, ठीक है। फिर बात करें कि चार्ज की एस आई यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की जो एस आई यूनिट होती है वो होती है कूलोम। कूलोम या कूलम जो भी आप बोलना चाहो, या कूलाम जो भी आप बोलो, वो होती है चार्ज की एसआई यूनिट। क्योंकि एक साइंटिस्ट हुए जेम्स कूलाम, उन्होंने, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की, बहुत ज्यादा वर्क किया, तो उनको ऑनर, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है वो उनके नाम पर रख दी, कूलोम। ओके। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। मान लो कोई भी चार्ज है, तो अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, आप कहोगे कि इस पर +10 चार्ज है। +10 क्या है, मीन्स यूनिट तो होनी चाहिए, तो यूनिट क्या है, कूलाम। फिर बात करें डायमेंशन की, तो जब हम आगे बढ़ेंगे और आप पढ़ोगे इसके फॉर्मूलाज के बारे में, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई टी, यानी करंट मल्टीप्लाई में टाइम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी होता है। Q बाई टी ही होता है करंट का फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है, Q बाई टी होता है। Q का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू टी। और इसकी डायमेंशन अगर हम निकाले तो करंट की डायमेंशन होती है, जैसे देखो इसमें मास है क्या, नहीं है, तो m0, लेंथ है L0, टी है क्या, बिल्कुल टी है, तो टी की पावर 1। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी है, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, उसकी डायमेंशन को भी हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डायमेंशन हो गई वो होगी m0 L0 T1 A। ये सारी बेसिक बातें, बेसिक बातों का मतलब ये हो गया कि वैसे तो आजकल सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से हम इतनी बेसिक बातें पढ़ेंगे वो भी नहीं चलेगा, बट पढ़नी जरूरी, बेसिक्स क्लियर होंगे, फाउंडेशन क्लियर होगी, नींव मजबूत होगी, तभी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। और भी बहुत सारे हम डीप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे, आज सिर्फ शुरुआत है, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमेशा ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मींस हमें उससे एटॉमिक लेवल पर जाकर के देखना पड़ेगा। बाहर से वो दिखाई नहीं देगी कि मान लो मेरे ऊपर चार्ज है, क्या बाहर से दिखाई देगा क्या, मैं कोई चमकूंगा, शक्तिमान बन के उड़ूंगा, नहीं। डिटेक्ट करना होगा, डिवाइसेस होंगे, है ना। जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, अगर मैं उसके पास में अपना हाथ लेके जाऊंगा, मान लो मुझ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो गोल्ड लीफ जो होंगी वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से रिपेल हो जाएगी, ठीक है। वो सारी बातें भी हम आगे करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जस्ट बाद में हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप कितने होते हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो तरीके का। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई ये हमारे पास में मान लो एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ये होगा इलेक्ट्रॉन जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में इसके चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है ना।
अब मुझे बताओ, क्या किसी एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या प्रोटॉन निकालना आसान है? ऑब्वियस सी बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन हम प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग आसानी से लेबोरेटरी में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के ये जो दो टाइप्स हैं, ये इसी बेसिस पर हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है, सीधी सी बात है भाई, हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, भाई नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और 9th में भी नहीं तो मान लो आपने 11th में तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ेंगे आगे। फ्री है, बिल्कुल सब कुछ फ्री है ना, कोई चार्ज नहीं, मतलब इस चीज का कोई चार्ज नहीं है, बाकी ये चार्ज तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, मान लो किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा? सबसे पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई एक एटम जो होता है, एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये एक एटम है, ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हम जानते हैं, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दोनों ऑपोजिट चार्जेस है तो कैंसल आउट हो जाएंगे। बट मान लो मैंने एक अलग से कोई चार्ज इस एटम को दे दिया, तो जब मैंने इस एटम को कोई चार्ज दिया, तब इस एटम के जितने इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे और प्रोटॉन पहले से मौजूद थे, उन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बट जो ये बाहर से फॉरेन इलेक्ट्रॉन आया है या एक और इलेक्ट्रॉन आया है, इसको तो कोई कैंसिल करने वाला प्रोटॉन है ही नहीं, तो मींस इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और मान लो कि भाई मेरे पास यही एक एटम है, इस एटम के जितने इलेक्ट्रॉन थे जितने प्रोटॉन थे उनको मैंने रहने दिया, इसको न्यूट्रल कंडीशन में मैंने उठाया। अब मान लो मैं इसको तोड़ दूं यहाँ से, या मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाऊं, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर लेके, तो मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे न्यूट्रल कंडीशन में, एक इलेक्ट्रॉन में बाहर ले गया तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन हो गए। तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन्स को तो कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन तो बच जाएगा, मींस उस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, गेन नहीं, लूज, तब तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उस पर नेगेटिव चार्ज है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कि भाई कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, छोड़ रहा है कि भाई जा जी ले अपनी जिंदगी, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मींस उसने अपने जीवन से नेगेटिविटी हटा दी तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको ये भी ध्यान रखना है, वैसे हम वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ने वाले, बट छोटा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये मास पे डिपेंडेंट होता है, मींस अगर मास एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा, और मास ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अब अगर इलेक्ट्रॉन ही डिस्ट्रॉय हो गया, मींस इलेक्ट्रॉन का खुद का भी तो कोई मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, तो मान लो मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को ही तोड़ के खत्म कर दिया, मास ही नहीं बचा तो चार्ज भी नहीं बचेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो मींस उसके जो मास होगा, उसका वजन जो होगा, मास का आप सीधा सा मतलब अभी यूं समझो वजन, वो भी बढ़ जाएगा। और मान लो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो उसके मास में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका मास। ठीक है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन कुछ लेवल पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लेवल पर इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, नेगेटिव में इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव में डिक्रीज हो जाएगा मास, ध्यान रखना। ये छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बताओ तो हम फिर फेल हो जाते हैं, इसीलिए, है ना। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, अब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को पैदा करने के, मींस इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करने के भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, वो मेथड्स भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि भाई किसी भी
बॉडी के ऊपर, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर अगर आपको चार्ज लेकर के आना, या तो उसको रब करोगे आप लोग, है ना, या आप किसी दूसरी बॉडी से उसको क्या कर दोगे, मिलन कर दोगे, मीन्स उनको एक साथ में रख दोगे, तो वो या वायर से कनेक्ट कर दोगे, है ना। तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले दो चीजें और पढ़ लेते हैं, वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक हमारे इंडिया के बस है, रोडवेज बस, और एक मान लो कोई दूसरे देश की बस है, ठीक है, कोई भी देश मान लो दूसरा, इंडिया पाकिस्तान इनको छोड़ के बाकी कोई भी देश मान लो, ठीक है। जैसे हमारी इंडिया की रोडवेज बस है हमारे राजस्थान में, तो वहां का जो कंडक्टर होता है ना, चाहे वो रोडवेज बस कच्चा कच भर जाता है, तो भी वो कहेगा आन दो आन दो आन दो आन दो, है ना, मतलब आओ और बैठो और बैठो और बैठो, मतलब वो लोगों को बैठाता ही जाएगा बैठाता ही जाएगा। तो कंडक्टर्स ऐसे डिवाइस या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली फ्लो करने देते हैं, मींस दोज डिवाइसेस या दोज मटेरियल्स विच आर, मींस आप नहीं कह सकते होगे विच कैन अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू देम इजीली, ठीक है। मींस ये हमारे इंडिया के कंडक्टर्स हैं। ये जो इंसुलेटर्स है ना, ये विदेशों के कंडक्टर्स, विदेशों के कंडक्टर का मतलब हो गया ये जो बस के कंडक्टर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो विदेशों में क्या होता है, जैसे एक बस की जितनी भी सीटें थी फुल हो गई, तो उसके बाद कंडक्टर मना कर देता है कि नहीं आना है, तो वो इंसुलेट कर रहा है, वो कह रहा है रुक जाओ, वो हमारे इंसल्ट करके कह रहा है रुक जाओ, बस अब जगह नहीं, बैठ बैठ बैठ, क्यों कर रहा है, हम इंसल्ट फील करते हैं। इंसल्ट फील करने का मतलब है हम इंसुलेटर है वो आदमी हमारे लिए, वो हमें आने नहीं दे रहा। इंसुलेटर्स भी ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को आने ही नहीं देते। अब इन इसका कारण क्या है कि भाई कंडक्टर्स आने देते हैं, इंसुलेटर आने नहीं देते हैं। तो कंडक्टर के पास में रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो बाहर से मैंने कोई सोर्स उसको दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के पास में जो फ्री है उनके पास एनर्जी आएगी, वो एनर्जी को आगे के आगे कैरी करते जाएंगे। बट इंसुलेटर्स में जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरीके से, तो अब आगे जाने की जगह भी नहीं है, कोई एटम फ्री भी नहीं है, एटम के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट नहीं और ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इंसुलेटर्स रोकने का काम करते हैं। आई बात समझ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की ये है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो वैसे तो ये 11th क्लास में हमें पढ़ना है, आज हम फर्स्ट डे 12th से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे और मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि भाई स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती कि तुझे इधर की तरफ जाना है या इधर की तरफ जाना है या इधर की तरफ जाना है, वो कैसे भी जा सकती है, ठीक है। इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटीज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसकी कोई यूनिट होगी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबके पास में मैग्नीट्यूड होता है, बट कुछ ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है। फोर्स के पास में डायरेक्शन है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास अपनी डायरेक्शन है ना। अब आप चार्ज को ऐसे थोड़ी कहोगे कि चार्ज यूं जाके थोड़ा सा नॉर्थ में घूमना, थोड़ा सा साउथ में घूमना, तेरा घर आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। चार्ज तो
इवनली स्प्रेड होता है, वो कहीं पे भी जा सकता है, उसकी कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। बट फोर्स तो हम एक डायरेक्शन के अंदर ही लगाएंगे ना, कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग मुझे अगर किसी चीज को खिसकाना है तो मुझे इसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो मुझे क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा। मैं वाई एक्सिस के अलोंग क्यों लगाऊंगा फोर्स? आई बात समझ में? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी। दूसरी प्रॉपर्टी के इट इज मास डिपेंडेंट, इट इज, आप लिख सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी को मैं v वेक्टर से लिखा हूं, है ना, ये v वेक्टर का मतलब हो गया वेलोसिटी से, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी बट डिपेंड्स ऑन मास। मीन्स मैंने आपको समझा दिया है कि भाई अगर मास एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा, किसी चीज पर नेगेटिव चार्ज है तो मास बढ़ जाएगा, किसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो मास कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में भी कुछ ना कुछ वजन होता है, वो किसी पे जाएगा तो वजन बढ़ाएगा और किसी से निकल जाएगा तो वजन कम हो जाएगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि अगर आप चार्ज को लाइट की स्पीड से भी फेंकोगे तो उसमें उसके मैग्नीट्यूड में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। वो 10 कूलम का चार्ज है, उसको चाहे आप लाइट की स्पीड से फेंक दो बट फिर भी वो क्या रहेगा, 10 कूलम का ही रहेगा, जहां जाके वो रुकेगा वहां, ठीक है ना। चाहे आप बीच में चेक कर लो, चाहे आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे चेक कर लो, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा। ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ, कितनी भी स्पीड हो उसकी, ठीक है, कितनी भी स्पीड हो उस इलेक्ट्रिक चार्ज की। आगे हम ये बात करेंगे कि भाई कोई रेस्ट चार्ज है, कोई मोशन में चार्ज है, कोई एक्सिलरेटेड चार्ज है, तो उनमें क्या नेचर शो होता है, क्या बिहेवियर शो करता है, वो आगे समझेंगे भाई क्या नेचर है। या फिर इसी में समझ लेते हैं, देखो अगर मान लो वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, मींस कोई चार्ज रेस्ट पर है, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट है, मींस कांस्टेंट यानी एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, या फिर कोई चार्ज है एक्सिलरेटेड, है ना। वो क्या बिहेवियर शो करेगा वो देखना है हमें। जैसे मान लो अगर वो चार्ज जो है वो क्या है, रेस्ट पर है, वो किस पर है, रेस्ट पर है, तो रेस्ट कंडीशन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का आधा पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, आप आराम से समझ जाओगे आगे जाके, ठीक है। बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक रेस्ट चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि वो पूरा एरिया, किसी भी चार्ज के अराउंड वो पूरा एरिया जहां पर पे हम उस चार्ज के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मान लो जैसे आप लोग कोई भी गीले हाथ लगाते हो स्विच बोर्ड पे, स्विच बोर्ड पर करंट आता है, करंट आने के बाद चलो मान लो आपका हाथ उस स्विच बोर्ड से दूर भी है, फिर भी अगर उसमें से करंट आ रहा है तो आपको पहले से ही क्या हो जाएगा, एक अनुभव हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे करंट आ रहा होगा, ये धूज रहा है, इसमें वाइब्रेशन हो रही है और मैं अगर इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे भी करंट लग जाएगा, फिर भी हम छई करके उसको हाथ लगाते हैं। छई करने का मतलब है कि हम जानबूझ करके उसको हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो एक रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर मान लो कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के बाद में वो चार्ज एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मतलब क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो आप समझ गए कि वो झटके देगा हमें, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि एक चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो चार्ज की एक डेफिनेशन और हो जाएगी कि भाई द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच अ चार्ज कैन प्रोड्यूस या चार्ज कैन लगा सकता है किसी पे भी
फोर्स लगा सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। ध्यान, तो ये वाली डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन मैं लिख के दे दूंगा, बस चार्ज को आपको इतना समझना है कि इंटरेंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से वो मैटर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। आई बात समझ में, ये ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने किसी दूसरे चार्ज, किसी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज ला करके रख दिया तो उस चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। वेदर वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वेदर वो रिपल्सिव भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट मींस चार्ज, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को करंट बोलते हैं। चार्ज फ्लोइंग अगर एक वायर है तो उसके पास में अगर मान लो कोई भी लोहे की या कोई भी आयरन, आयरन लोहा एक ही बात है, आयरन की या कॉपर की तो वैसे नहीं अट्रैक्ट होता, आयरन एल्यूमिनियम या मेटल की कोई भी चीज लाके रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होगी, चिपक जाएगी उससे जाकर, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। और मान लो अगर कोई चार्ज एक्स से रिलेटेड है, एक्स से यहाँ पे लिख रहा नहीं होगा लग रहा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक्स से रिलेटेड का मतलब हो गया कि इस चार्ज की जो स्पीड है वो बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती रह रही है, मीन्स कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी एक जैसी है कभी वापस बढ़ रही है घट रही है, उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड, मीन्स वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो करेगा, उसके साथ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमारा एक सेपरेट चैप्टर है पूरा का पूरा, उसमें हम आराम से पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इतना सा समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है, मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। बाकी जो दो चार वेव्स होती है जैसे मैकेनिकल वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स का मतलब जैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो धरती के अंदर जो कंपन हो रही है उससे जो वेव जनरेट हो रही है, साउंड वेव्स जो है ना, वाटर वेव्स जो हैं, उन सबको मीडियम की जरूरत होती है प्रोपोगेट होने के लिए। प्रोपोगेट का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, और कैसे नहीं होती, आप कैसे कह सकते हो? तो देखो सन से जो लाइट हमारे अर्थ पर आ रही है तो सन और हमारी अर्थ के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट है क्या? नहीं है, सिर्फ वैक्यूम, वैक्यूम का मीन्स खाली स्पेस प्रेजेंट है। तो भी वो सन से लाइट हमारी अर्थ तक आ रही है, उसके आने का कारण यही है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना। उनको मीडियम की जरूरत है ही नहीं, वो पैदा ही ऐसे हुई है कि भाई मीडियम की जरूरत ही ना पड़े। यही बात समझ में। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऊपर है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई ये ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ठीक है। तो प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन होगा? z एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेशन होगा, है ना, मींस इस तरीके से। ये जो पार्टिकल्स होंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो भी ऑसिलेट करेंगे ऐसे 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 ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो ऐसे ऐसे चलती जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। आई बात समझ में। तो ये हमारा टॉपिक वैसे पूरा एक बड़ी चैप्टर के रूप में है, तो हम यहाँ ना पढ़ के उसको वहां पढ़ें, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टॉपिक को यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको समझाना है, अगली प्रॉपर्टीज भी तो समझानी पड़ेगी। दो बातें तो समझ में आ गई भाई, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, मींस वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही, निर्भर ही नहीं कर रही है, और डिपेंड कर रही है मास पे सिर्फ। अगर मास एग्जिस्ट करेगा तो चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा, और हम ये जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और यूनिवर्स का जितना भी टोटल मास है वो सारा का सारा क्या है? कंजर्व्ड, मींस उसको खत्म नहीं किया जा सकता। यूनिवर्स है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति, अब आप कहोगे सर वो मर गया तो हम उसको जला देते हैं, जलाने के बाद में
तो उसका मास खत्म हो गया, तो कैसे आप कह सकते हो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे आप उसको जलाओगे तो उसके अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स होंगे वो जल जाएंगे, ठीक है। जो बर्निंग पार्टिकल्स होंगे, कंप्लीट कंबंशन होगा तो जो बर्निंग पार्टिकल्स है वो बर्न हो जाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे। अब हवा में भी उड़ गए तो क्या वो धरती से बाहर, यूनिवर्स से बाहर निकल गए क्या? नहीं निकले, वो यूनिवर्स के अंदर ही अंदर है, इस एयर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाएंगे। जो पार्टिकल नहीं जलेंगे, जो जल के राख हो जाएंगे, वो भी तो जमीन के अंदर ही रह जाएंगे। तो कहाँ गया मास? कोई मास नहीं गया, ठीक है। हाँ, आत्मा का कॉन्सेप्ट अलग है। जब आत्मा की बात करेगा साइंस, है ना, साइंस मानता है वैसा आत्मा को, जब पूरी तरीके से बात करें तो हमें पता चलेगा कि भाई हाँ, आत्मा स्वर्ग में या नरक में जाती है तो आत्मा का भी कुछ वजन होता है ना। तो वो वजन है, यानी मास है उसके पास में भी, तो मास तो चला गया यूनिवर्स के बाद, है ना। ये सारे बातें आगे की है, फर्दर फ्यूचर की बातें ये सारी। अभी जो हम जानते हैं वो बात करेंगे हम, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी चार्ज की, अब देखो चार्ज के बारे में शुरू में ये बताने का कारण ये है, इसकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जितनी भी होती है ना, उनको आप इजीली सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हो। आई बात समझ में? तो चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी। मान लो मेरे पास में कोई एक सिस्टम है, जैसे ये एक मेरे पास में फिजिक्स की किताब है, ये मेरे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं। अब हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग होगा और हर एक चार्ज का नेचर अलग अलग होगा। कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोई नेगेटिव चार्ज होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इस पूरे सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस हैं, या कितना टोटल मैग्नीट्यूड है इन सभी चार्जेस का, या कितना टोटल चार्ज प्रेजेंट है इस पूरे के पूरे सिस्टम में। तो ये बात समझने के लिए, या ये बात हमें पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी चार्ज एक सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन सभी चार्ज को उनके साइन के साथ में, साइन का मतलब या तो पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा, तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन सबके साथ में मिला करके उसको जोड़ दें। अब आप मेरी बात को समझेंगे, देखो एक डायग्राम से समझाते हैं, हम इस डायग्राम को मिटा देते हैं। सॉरी, मैं बार बार कहीं चला जाता हूँ, पर मैं देखने जाता हूँ वो वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मान लो ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में एक +5 कूलाम का चार्ज है, एक -10 कूलाम का चार्ज है, ऐसे ही 3 कूलाम, -3 कूलाम, +2 कूलाम, है ना, या आप कह सकते हो +7 कूलाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस है मान लो। अब मान लो मुझे इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज पता करना है, कितना हो सकता है। तो टोटल चार्ज पता करने के लिए मैं इसके ऊपर प्रेजेंट जितने भी चार्जेस हैं उनको उनके साइन के साथ में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। मींस उनके साइन को भी मुझे कंसीडर करना होगा, भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे +5 कूलाम, ये +5 कूलाम, प्लस को लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है, तो 5 कूलाम, +7 कूलाम, +2 कूलाम, -3 कूलाम। देखो ब्रैकेट में किसको लिखेंगे, -3 कूलाम को लिखेंगे, फिर वापस प्लस करना है, इसमें माइनस का 10 कूलाम, है ना। सॉरी। अब ये जो 10 कूलम है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये -10 कूलम हो जाएगा। ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो -3, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -13 कूलम, है ना। इतना तो आपको मैथ्स आता होगा, नहीं आता होगा तो आप आ सकते हो पढ़ने। ठीक है। अब इन सभी जो प्लस वाले चार्जेस हैं इनको ऐड कर लो, 5 और 7 12, 12 और 2 14,
हो गए 14 कूलम, माइनस 13 कूलम करेंगे तो 14 में से 13 गए तो कितने बचे, 1 कूलम बचा। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है यानी क्यू सिग्मा जो है वो कितना है, 1 कूलम। ठीक है, कितना है वो, 1 कूलम है। आगे बात समझ में। अब आगे बात, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे फिर हम, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं ई और सी से लिख रहा हूं, है ना, क्या आप समझ जाओ। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आप और समझो भाई एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब समझ गए होगे कि भाई हम किसी एक पूरे सिस्टम के ऊपर अगर n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है तो उन n नंबर ऑफ चार्जेस का इंडिविजुअल एडिशन करके विद देयर सिंबल्स हम बता सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर कितना टोटल चार्ज प्रेजेंट। आ गई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं, है ना, एक मिनट, है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जस्ट एक सेकेंड और दे दो, मैं चेक कर लेता हूं कि आपको बोर्ड में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ओके, चेक कर लिया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ना ये सबसे आसान प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का मतलब आप लोग मास वाली जो प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ मास उससे समझ जाओगे कि चार्ज को भी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास में भी सेम बात है, ये मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मास कंजर्व्ड होता है किसी भी बॉडी का। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी सारी बॉडीज का क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, या यूनिवर्स का जितना भी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। वो कभी यूनिवर्स से बाहर नहीं जाएगा, यानी उसको ना तो हम खत्म कर सकते हैं, बाहर जाने का मतलब हो गया उसको दूर भेज दिया, किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज दिया। अब भाई हमारे लिए तो यूनिवर्स ही हम जान रहे हैं कि भाई ये एक है, आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा हाँ और कितने यूनिवर्स हैं। बाकी मैं तो मान रहा हूँ कि एक यूनिवर्स है। वैसे मैं तो देखो बहुत अलग बातें मानता हूँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे यूनिवर्स हैं और नासा और साइंटिस्ट भी यही मानते हैं, इसरो भी यही मानती है, बहुत सारे क्या है यूनिवर्स, बस उनको डिस्कवर करना अभी बाकी। लेकिन हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उसका नाम आप कमेंट कर देना कि हम कौन से यूनिवर्स में रह रहे हैं, नाम क्या है हमारे यूनिवर्स का। सॉरी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सीधा सा मतलब ये है कि हम लोग ना तो पॉइंट चार्ज को, याद रखना बड़े चार्ज की बात नहीं कर रहे हम लोग, पॉइंट चार्ज की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि बड़े को तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। अगर हम पॉइंट चार्ज को भी कर पाते हैं ना डिस्ट्रॉय और क्रिएट, तो हम बड़े को भी कर सकते थे। तो हम किसी भी चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को मैंने रब किया अपने हाथ से। जब मैंने इसको रब किया ना तो इसके ऊपर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स थे रब होने की वजह से वो मेरे हाथ पे आ गए। ऑल्दो ये वैसे प्लास्टिक का है, एक इंसुलेटर है, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, इससे कोई इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं आया। तो कोई मेटल की चीज ले लेते हैं, से ये मेटल का स्केल है, रूलर जिसको हम बोलते हैं, जो रूल करता है हमें, इसको मैंने रब किया मान लो अपने हाथ से। तो इसको जब मैं रब करूंगा तो इसके ऊपर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो तो मेरे हाथ में आ गए।
तो क्या इसके ऊपर जो चार्ज था टोटल वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया क्या? क्या नया चार्ज क्रिएट कर दिया क्या? नहीं, सिर्फ इसके ऊपर जो चार्ज था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया, यानी ले लिया। कहाँ ले लिया? मेरे अपने इस हाथ पे ले लिया। आई बात समझ में? तो हम लोग चार्ज को ना डिस्ट्रॉय कर, वापस से जब मैंने इसको पकड़ा ना, तो इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में थे वो सारे इसके पास चले गए। तो ये है क्या? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप छोटी सी दो दो स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी क्यू यूनिवर्स इक्वल टू 0। पूरा यूनिवर्स हमेशा न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा। मान लो आपने किसी चीज को रब किया, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा किया, उसको अर्थ के बाहर भेज दिया, अब आपको अर्थ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये थ्योरी फेल हो गई। अरे भाई, जहां पे भी भेजा होगा वो चार्ज खत्म थोड़ी हुआ, वो चार्ज तो यूनिवर्स का उतना ही रह गया ना, वो खत्म थोड़ी हो रहा है, वो तो बाहर ही गया है बस देश के, या इस दुनिया के बाहर ही गया है, किसी दूसरी दुनिया में चला गया होगा, है वो यूनिवर्स के अंदर बस। तो ये बात है। और चार्ज को हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम उसको ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, बस उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको क्रिएट नहीं कर सकते। जिस दिन हम ये करना जान गए, उस दिन हम लोग ये जो थ्योरीज हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, कोई नई थ्योरीज पढ़ेंगे। अगली बात समझ में? लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। वैसे तो बहुत सारी हो सकती है और भी, बट हमने जो पढ़ी है, मैंने जो पढ़ी है, मैंने जहाँ किताबों में देखी है ना, जहाँ नोट्स मैंने भी खुद भी पढ़े होंगे, वहां से मैंने इतनी ही प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी बची है इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और उसके अंदर आपको इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला भी मिल जाएगा, मीन्स अब आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो उस प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। तो मैं एक बार कहूंगा कि आप ये जितना मैंने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, बट आपके पास में ये फ्लो चार्ट के रूप में भी रह जाएगा। मैं यहाँ पे इस इसकी भी वो लिख लेता हूँ, एक क्या कहते हैं डेफिनेशन। तो तो आप लोग एक बार इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने जो जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है हमने। वैसे भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में तो हमें थर्ड चैप्टर में वापस पढ़ना ही पड़ेगा, फिर भी वैसे सेकंड चैप्टर में भी पढ़ूंगा, अभी वापस पढ़ लो, एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। क्या लिख सकते हैं? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट ठीक है, ये सारी बातें लिख लो और मैं हट जाता हूँ एक बार, ताकि स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप आराम से रोक के आराम से आपने सारा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगली बात करने वाले हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो मैं ये सारी चीजें नहीं मिटाऊंगा, मैं सिर्फ वहां प्रॉपर्टीज ही मिटा रहा हूँ, इसीलिए आपका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि भाई ये जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ये वन शॉट में कभी कंप्लीट नहीं करेंगे। इनको हम प्ले लिस्ट की फॉर्म में या छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में पहले हम लोग क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे और सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। मीन्स प्ले लिस्ट होगी, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। जब हमारे पास में मेहनत करने के बाद स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, देन वी आर रिकॉर्डिंग वन शॉट्स। ओके, और अगर कोशिश करेंगे हो सकेगा तो वन शॉट भी डाल देंगे, है ना। बाकी इन सारे को मर्ज करके और हम लोग वन शॉट क्रिएट कर देंगे, है ना। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन को आप सीधे से भाषा में ये समझो, सॉरी, कि भाई चार्ज जो है ना, मान लो किसी भी कोई भी एक सोर्स है आपके पास में जिससे चार्ज निकल रहा है, या आप एक लाइट के एग्जांपल से समझ लो। पहले मान लो मेरे पास में एक सोर्स है, ये बल्ब, इस बल्ब से लाइट निकल रही है। लाइट वेव्स और पार्टिकल दोनों नेचर शो करती है, हमने पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइट है, इस लाइट से जो वेव्स आ रही हैं जिनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो जो लाइट हमारे पास में अर्थ तक आ रही है सन से या इस बल्ब से मुझ तक, तो ये लाइट कभी भी कंटिन्यू मेरे पास में नहीं आ रही। मींस इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ये इस तरीके से नहीं आ रही मेरे पास में, ये छोटे 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 पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, मींस लाइट, जैसे लाइट है किसी भी सोर्स से हमारे पास अगर आ रही है तो वो कंटिन्यू, एक जैसे वाटर फ्लो करता है कंटिन्यू, वैसे फ्लो के नहीं आ रही। वो छोटे छोटे कुरकुरे के पैकेट्स में फॉर्म होकर के हमारे पास आ रही है। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पहले एक पार्टिकल आया, फिर दूसरा पार्टिकल आया, फिर तीसरा पार्टिकल आया। ये जो थ्योरी है ये न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है। इसमें उसने इनको कॉर्पस्क्यूल्स कहा है, लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स को। बट आइंस्टीन ने इन लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा है? फोटोन कहा है। आई बात समझ में? आई थिंक मैं बोल रहा हूँ आइंस्टीन ने कहा है या मैक्सवेल ने कहा है, ठीक है। दोनों को मैं आपको बता दूंगा किसने कहा है, मैं एक बार जान के, है ना। क्या मैं बता ही देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ। तो वी आर बैक वापस से, और हम लोग ये जान रहे थे कि भाई लाइट जो है वो कंटिन्यू ना होकर के क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मींस कंटिन्यू नहीं आ रही है हमारे पास। जैसे नल से पानी की धार फ्लो करती है तो वो कंटिन्यू फ्लो कर रही है, बट अगर हम उसको अंदर से देखें तो एक एक पार्टिकल्स, एक एक मॉलिक्यूल वाटर का फ्लो कर रहा है। बट हम उसको कहेंगे वो कंटिन्यू फ्लो कर रहा है। जैसे लेमिनर फ्लो आपने देखा, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी होती है, तो ऐसा लगता है कि भाई एकदम कंटिन्यूटी है। वैसे ही लाइट एक कंटिन्यू
हमारे पास ना आकर के, यानी कि लाइट एक डिस्क्रीट क्वांटिटी, कंटिन्यूअस क्वांटिटी ना होकर के क्या है, डिस्क्रीट क्वांटिटी मींस छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हमारे पास में प्रेजेंट होती है, हमारे तक पहुंचती है। इन पैकेट्स को न्यूटन ने तो कॉर्पस्क्यूल्स कहा है ना, आइंस्टीन ने क्वांटा कहा है, लाइट के क्वांटाज है ये। बट जी एन जी एन लुइस, आप नाम लिख लेना कहीं पे भी, क्या नाम है व्यक्ति का, जी एन लुइस। इन्होंने 1926 के अराउंड इन लाइट के जो क्वांटाज हैं इनको फोटोन नाम दिया था। आई बात समझ में, लाइट के क्वांटाज को क्या नाम दिया, फोटोन्स नाम दिया। आ गई बात समझ में। और एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है आर ए मिल्किन, उन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में नहीं, अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो कैलकुलेट करके बताया था। वैसे वो जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे इस 12th में था, लेकिन अब डिलीट हो गया है। तो वो मैं आपको जब क्लास 11th का एटम चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि भाई आर ए मिल्किन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, और कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी, उसकी वैल्यू फाइंड की, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो मिल्किन ने ही बताया था कि भाई जो जो क्वांटा ऑफ चार्ज होते हैं, यानी चार्ज भी एक कंटिन्यू क्वांटिटी ना होकर के एक डिस्क्रीट क्वांटिटी, कंटिन्यूअस क्वांटिटी ना होकर के क्या है, डिस्क्रीट क्वांटिटी है। मींस छोटे 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 पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इन पैकेट्स को या इन क्वांटा को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको तो बोलते हैं, चार्ज के जो क्वांटाज होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लाइट के क्वांटाज को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज प्रेजेंट नहीं हुआ। कंटिन्यूअस चार्ज प्रेजेंट होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है, किसी भी बॉडी के ऊपर मिनिमम से मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है। ठीक है ना, कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मिनिमम से मिनिमम, सबसे कम आप बोल दो, इसके बाद में तो जीरो, खत्म, कुछ चार्ज नहीं रहेगा। बट मिनिमम एक बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है। ठीक है। और अगर हम लोग बढ़ते जाएं आगे से आगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के बाद में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है ना उसके चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल्स ही हमारे पास में आएंगे हमेशा, ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूँ, ये मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर से मैंने सारा चार्ज एक बार ट्रांसफर करके दूसरे पे ले लिया। अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सबसे छोटा चार्ज, इससे छोटा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इससे छोटा तो फिर जीरो हो जाएगा, जीरो तो इससे बड़ा हो गया, सॉरी माय बैड, जीरो तो इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। या इससे मिनिमम से मिनिमम इतना चार्ज तो एक बॉडी पर हो गई कि ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मान लो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटीज में माइनस नहीं आता, बट ये चार्ज के नेचर को शो कर रहा है कि भाई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बाकी इसका मैग्नीट्यूड देखो तो ये सबसे कम चार्ज है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हम लोग इससे छोटा क्या हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है -1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये चार्ज एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा, ध्यान रखना। यानी इस वैल्यू से छोटा चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इससे बड़ा चार्ज हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है। और ये माइनस जो है ये नेचर को शो कर रहा है, ना कि डायरेक्शन को, क्योंकि वेक्टर के अंदर हम लोग माइनस तब लगाते जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। आगे बात समझ में। तो एक मिनिमम से मिनिमम कितना चार्ज है, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन ही दे रखा है। अब मुझे बताओ अगर इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब इस बॉडी का चार्ज कितना होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें
भाई हमें एक का भाव पता है, अगर हमें दो चीजों का भाव पता करना है तो उस एक के भाव को दो से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में दोनों का भाव यानी कि दोनों की प्राइस क्या है पता आ जाएगी, है ना। या आप ऐड भी कर सकते हो इन दोनों को, है ना। तो इसको ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻19, है ना, माइनस में। तो अब मुझे यूं बताओ कि भाई ये तो डायरेक्ट 3.2 आ गया, 1.6 से डायरेक्ट 3.2 आ गया, इसके बीच में जितने चार्ज होने चाहिए थे जैसे 1.7, 1.8, 1.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वो कहाँ गए। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म में ना प्रेजेंट होके ऐसे छोटे छोटे डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट है, टुकड़ों में, पैकेट्स में प्रेजेंट है। पैकेट्स में प्रेजेंट होने का मतलब ये हो गया कि भाई एक बार 1.6, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का चार्ज होगा। जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाया तो ये डायरेक्ट जंप करेगा, कहाँ पे 3.2 पे। इसके बीच के जितने भी चार्ज होंगे वो एग्जिस्ट कभी करेंगे ही, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, आप ना तो आधा इलेक्ट्रॉन ले सकते हो ना आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन को तोड़ के तो दे ही नहीं सकते भाई। तो इस तरीके से डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में। अब ये देखो यहाँ पे हमें गौर से देखे ना तो 16 की टेबल चल रही है, 16 मतलब 16, 16 टू 32, 16 3 48। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हुआ है तो -4.8 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। 16 4 जा 64 यानी 6.4, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, है ना। तो ये 16 की टेबल चल रही है, मींस किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो उसके ऊपर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, है ना। यानी यहाँ से जो पहला फॉर्मूला हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है क्यू, नेट चार्ज जो होगा किसी बॉडी के ऊपर वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास में पहला फॉर्मूला आ गया, क्यू इक्वल टू एन ई होता है। अगली बात समझ में, क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एन ई हो गया। मींस मेरे को एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है, अब मान लो मैं इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाऊंगा तो मुझे सिर्फ एन की वैल्यू चेंज करनी है। एन क्या है, एन इंटीजर है, यानी क्या हो सकता है, एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ एक बॉडी पे। हमारी खुद की बॉडी में इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, हम गिन ही नहीं सकते इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, है ना। yes. तो एन क्या है, इंटीजर है, नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कभी भी आधा नहीं हो सकता, कभी भी 1/4 नहीं हो सकता, 3/4 नहीं हो सकता, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, एक या दो हो सकते हैं या तीन हो सकते हैं, मीन्स पूरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये पहला फॉर्मूला, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सीधा सा मतलब है कि चार्ज एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी ना होकर के एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। उन पैकेट्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और किसी बॉडी के ऊपर अगर हमें होल चार्ज कभी भी कैलकुलेट करना है, पता करना है, तो उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस नंबर को आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में पूरी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा वो आ जाएगा। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तो बात हो गई हमारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद में आगे बहुत सारी बातें हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया, है ना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। बट अभी ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लें, बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के टाइप, चार्ज के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, और भी छोटी छोटी जो भी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, है ना। तो जरूर हमसे जुड़े रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना।
और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।